तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स और इसके अंदर यूनिट 14 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 14 के अंदर 2 लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप उनको पहले देख चुके हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है ना तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने बताई थी जो आगे आने वाले टॉपिक में आपके काम आएँगी। जैसे कि न्यू ड्रग किस तरह से डिस्कवर की जाती है, मार्केट में लाया जाता है, या हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप समझ लेंगे ना, उसके बाद में जैसे हमारा ये टॉपिक है न्यू ड्रग्स और साथ में क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019, ये सब चीज़ें ना आपको ईज़िली समझ में आएँगी। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें एक तो हम ये वाला टॉपिक अपना देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जितने हमारे टॉपिक बच रहे हैं जैसे कि हमारी ब्रांड नेम और जेनेरिक ड्रग्स हमारी क्या होती हैं, ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, बाकी इसमें जो टॉपिक है कोशिश करेंगे इस लेक्चर में पूरी यूनिट को यहाँ पे कंप्लीट करने की। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारी न्यू ड्रग्स और साथ में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए 2019 में कुछ हमारे रूल्स आए थे। अब ऐसे नहीं है हमारे 2019 में हमारे फर्स्ट टाइम आए थे। पहले भी हमारे आए हुए थे लेकिन यहाँ पे कुछ ही हमारे आए थे। किस तरह से आए थे क्या हैं जैसे कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिलीज्ड द लेटेस्ट ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स इन 2019। मतलब पहले भी हमारे इसके आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसने क्या किया यहाँ पे 2019 में हमारे कुछ न्यू लेटेस्ट ड्रग से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स यहाँ पे लॉन्च किए। मतलब ये सब रूल हमारे यहाँ पे क्या थे जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। द न्यू रूल्स प्रमोट द क्लिनिकल रिसर्च एंड प्रोवाइड इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जैसे क्या है कुछ हमारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे, तो उनको एक तरह से इजी तरीके से कैसे एक्सप्लेन करा जाए, मतलब उसको इजी करते हैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना, और साथ में हमारी जो क्लिनिकल रिसर्च है उसको भी यहाँ पे इसने प्रमोट किया। किसने किया, हमारे जो यहाँ पे न्यू रूल्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू 2019 में यहाँ पे रिलीज किए गए थे। ये हमारे जैसे कि कुछ हमारे सब्जेक्ट थे, ऑर्फन ड्रग से रिलेटेड, साथ में पोस्ट क्लिनिकल एक्सेस हमारा हो गया, साथ में यहाँ पे प्री एंड पोस्ट सबमिशन मीटिंग्स वगैरह। तो कुछ हमारी पहले ऐसी चीज़ें थी जिनको हम पहले थोड़ा सा मतलब हार्ड पे मार लिए, लेकिन ये जो हमारे न्यू रूल्स आए तो इन्होंने इसको यहाँ पे ईजी कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ हमारे फीचर्स थे, फीचर्स ऑफ द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। जैसे कि द 2019 न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ये जो हमारे यहाँ पे रूल्स वगैरह आए थे इनको ऑर्गेनाइज किए गए थे यहाँ पे 13 चैप्टर्स, मतलब 13 चैप्टर में हमारे पूरे ये यहाँ पे थे, और साथ में यहाँ पे ईच ऑफ विच हैज यहाँ पे 107 107 रूल्स एंड 8 शेड्यूल्स। मतलब कि कह सकते हैं ईच विच, जिसके अंदर हमारे जो ईच चैप्टर थे हमारे सारे चैप्टर, उन सभी में यहाँ पे कह सकते हैं 107 रूल्स थे और साथ में 8 हमारे यहाँ पे शेड्यूल्स थे। तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। देखिए इसमें ना कुछ डीपली समझने वाला नहीं है, जैसे कि सीधा हमने कह दिया कि भाई लेटेस्ट हमारे यहाँ पे रिलीज किए थे जिन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया क्लिनिकल रिसर्च को, और प्रोवाइड की यहाँ पे इजीली एक्सप्लेनेशन, जो हमारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हमारे ये हो गए, तो इसमें कुछ इतना खास समझने वाला नहीं है। वो शॉर्ट में पूछेगा तो इतना डीपली हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो सीधा हम कह सकते हैं 13 चैप्टर्स हमारे ऑर्गेनाइज किए गए थे, और ईच में क्या थे यहाँ पे 107 हमारे रूल्स तो 8 हमारे शेड्यूल्स थे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस सीधा हमारे जो ये चार्ट टाइप में दिख रहा है ना आपको, इसको आप बना के आएंगे एग्जाम में। देखिए इस तरह की जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करती हैं, मतलब इम्प्रेशन पड़ता है, मतलब वो देखता है कि बच्चे ने किस तरह से लिखा है अच्छे लुक में, और इन्फॉर्मेशन है जब ये चीज़ आप वहाँ पे लिखते हैं। तो एनडीसीटी यहाँ पे कह सकते हैं न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 में जो हमारे आए थे, तो हमारे यहाँ पे 8 है, तो शेड्यूल की तरह हम इनको देख सकते हैं। जैसे हमारी कुछ इथिक्स कमेटी थी, साथ में यहाँ पे कंपनसेशन फॉर इंजरीज के लिए था, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल्स हमारे, या न्यू डेफिनेशन हमारे यहाँ पे आई थी, एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे, ऑर्फन ड्रग्स भी थी हमारी इसमें, पोस्ट ट्रायल्स एक्सेस और अप्रूवल टाइमलाइंस। तो टोटल चीज़ हमारे यहाँ पे 8 थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, सीधा आप इस तरह से इसको लिखाना, ठीक है ना। शॉर्ट टॉपिक अगर पूछेगा तो आपसे शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारे यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, ब्रांड नेम वर्सेस जेनरिक ड्रग्स। देखिए कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं जो अपने ब्रांड नेम से बिकती है, पेटेंट ड्रग हम उनको कह सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे होती है जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक ड्रग्स हमारी क्या होती है, किस तरह से मैन्युफैक्चर की जाती है, क्या नाम वगैरह से बिकती हैं, ये हमने आपको पहले ही टॉपिक में बता दिया, ANDA वाले में। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारी ब्रांड नेम ड्रग्स क्या होती हैं, फर्स्ट हम इनके बारे में देखते हैं। सेकंड हम देखेंगे जेनरिक, ऑल्सो कोल्ड इनोवेटर ड्रग्स, तो इनको इनोवेटर ड्रग के नाम से भी हम जानते हैं। दीज ड्रग्स आर डिस्कवर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग देम। सीधा हम कह सकते हैं जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, तो मैं हमने देखिए अभी पीछे आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स। हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उनके जो R&D डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
वहाँ पे क्या होता है, न्यू ड्रग को यहाँ पे डेवलप किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है। क्या करने के लिए, एक तरह से मतलब उनको सेल करने के लिए। कोई भी कंपनी फालतू में तो नहीं बना रही है, अभी सेल करने का मेन पर्पस होता है, तो उनको डिस्कवर किया जाता है और इनको सेल किया जाता है। अच्छा, ब्रांडेड ड्रग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कंपनी इनको क्या कर रही है, डिस्कवर कर रही है, वो अपना एक ब्रांड नेम देती है और उसी ब्रांड नेम से हमारी ये बिकती हैं। अब ये ब्रांड नेम जो दिया जा रहा है, तो सीधा पर्पस भी, कोई अपनी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो ब्रांड नेम तो अपना ही देगी, दूसरे का तो देगी नहीं। इससे क्या होता है, जो इमेज होती है कंपनी की, मतलब एक ब्रांड बनती है। इस तरह से हमारे ब्रांड नेम होते हैं, मतलब ब्रांड नेम हमारी ड्रग होती है, ब्रांडेड ड्रग इस तरह से कह लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जेनरिक ड्रग्स। देखिए, जेनरिक ड्रग हमारी क्या होती है ना, ANDA वाले में हमने आपको डिटेल में बता दिया, तो ऐसे नहीं यहाँ पे भी हम डिटेल में जाएंगे। सीधा आपने मेडिकल स्टोर वगैरह पे देखा होगा कि जेनरिक दवाई हमारी बहुत सारी बिकती हैं। क्या होता है, हमें वो सस्ती मिल जाती हैं, ब्रांडेड ड्रग से। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ए ड्रग प्रोडक्ट दैट इज कंपेरेबल टू ब्रांड ड्रग्स इन डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एंड इंटेंडेड यूज। कहने का मतलब है, हमारी जो जेनरिक ड्रग होती हैं अलग से तो नहीं आती है, हमारी जो ब्रांडेड ड्रग होती है, पेटेंट ड्रग, भाई उन्हीं का जो सोल्ट होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, हमारी जो कंपनी डिस्कवर करती है, जब एक टाइम पीरियड होता है उसका, वहाँ पे मतलब कंप्लीट हो गया, उसके बाद में NDA का फॉर्म भर के कोई भी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, वो यहाँ पे जेनरिक ड्रग को बना सकती है। तो कंपेरेबल होती है, मतलब सोल्ट तो सेम ही होता है, डोजेस फॉर्म में भी सेम ही होती है, हमारी स्ट्रेंथ में भी होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हमारा यहाँ पे सेम ही होता है, मतलब उसी की कॉपी बनाई जाती है ना, तो सब चीज़ उसकी सेम होती है। क्वालिटी इंटेंडेड यूज, तो ये हमारा हो गया। इट शुड कंटेन सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन। जैसे हमारी ओरिजिनल फॉर्मुलेशन हमारी पेटेंट ब्रांडेड ड्रग है, तो उसी की सेम फॉर्मुलेशन यहाँ पे ये कंटेन करती है। तो इस तरह से इसमें कह सकते हैं, वैसा कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो ब्रांडेड ड्रग जो पेटेंट हमारी होती है, और साथ में यहाँ पे जेनरिक ड्रग, आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट। भाई ये हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट हम इस हेडिंग को यहाँ पे हम समझे, ट्रेड नेम। अच्छा, ट्रेड नेम का क्या मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं व्यापारिक नेम। सीधा हम समझ सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स से अलग हम हटके हम बात करें, जैसे आप मार्केट में जाते हैं भाई, डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोडक्ट होते हैं और सभी के अलग अलग नेम होते हैं। जैसे हमारा सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट जिस नाम से बिक रहा है मार्केट में, उसकी सेल की जा रही है, बिजनेस किया जा रहा है, उसकी ट्रेड की जा रही है, तो वही जो नाम होता है उसी को यहाँ पे हम कहते हैं ट्रेड नेम। मतलब एक प्रोडक्ट जिस नाम से सेल किया जा रहा है, उसका बिजनेस किया जा रहा है, वो उसका ट्रेड नेम होता है। और ये ट्रेड नेम यहाँ पे देता कौन है, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है वो इसको देती है। तो इस कॉन्सेप्ट को चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ट्रेड नेम इज एन ऑफिशियल नेम गिवन अंडर द कंपनी। अब जो कंपनी इसको बनाती है उसके अंडर में यहाँ पे इस नाम को दिया जाता है, और ये हमारे एक ऑफिशियल नेम होता है उस प्रोडक्ट का। अच्छे दिया क्यों जाता है, टू प्रमोट इट्स ब्रांड, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, जो कंपनी बना रही है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए तो यहाँ पे इसको देती है। तो ब्रांड नेम इसको सीधा हम कह सकते हैं जिस नाम से इसकी सेल की जा रही है। अच्छा, अपनी सर्विस को, और प्रोडक्ट एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड कंपनीज नेम। अब सब कंपनी जो होती हैं, सब कंपनी के अपने जो नाम होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। कोई कंपनी जैसे सेम प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, कोई अलग नेम दे रही है, कोई अलग नेम दे रही है, तो ट्रेड नेम क्या होता है, हमें एक तरह से अलग करता है कंपनी को कंपनी से। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, ए कंपनी ओनर हैज मेनी ऑप्शंस फॉर ए ट्रेड नेम। अब जो कंपनी का ओनर होता है, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उसके बाद मेनी ऑप्शन होते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कह दिया कि यही नाम आप रखेंगे, आपका प्रोडक्ट है, आप जो चाहे रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो पैरासीटामोल आती है, हमारे एक सोल्ट नेम है, तो पैरासीटामोल है, लेकिन इसी को कितने नाम से बेचा जाता है, जैसे कालपोल के नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है, पेनाडोल के नाम से आती है। अब कंपनी अपने अकॉर्डिंग इनका नाम यहाँ पे रख देती है, तो ये होता है हमारे यहाँ पे ट्रेड नेम। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, समझना है, काफ़ी ईज़ी हमारा टॉपिक है। अच्छा, बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं यहाँ पे ट्रेड नेम के? ट्रेड नेम प्रोवाइड प्राइवेसी फॉर द ओनर। अब जैसे क्या होता है, एक कंपनी है, उस नाम का ट्रेड नेम रखा हुआ है, तो मार्केट में पता है कि भाई हाँ, इस नाम का जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का आता है, तो प्राइवेसी वहाँ पे रहती है, मतलब दूसरा अगर कोई वहाँ पे उस नाम को यूज़ कर रहा है तो सेम नहीं कर सकता। जैसे एक होता है बिसलरी, एक बिसलरी होता है। अब जब हम कहीं पे जाते हैं, ट्रेवल वगैरह करते हैं, तो हम सिर्फ स्टार्टिंग की बी वगैरह देखते हैं, हमें लगता है बिसलरी है, लेकिन सही से नाम पढ़ते हैं तो बिसलरी निकलती नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड नेम जो है ना, एक तरह से प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। बिसलरी जिसकी है सिर्फ वही उस नाम को रख सकता है, दूसरा यूज़ करता है तो इल्लीगल होगा। इसलिए वहाँ पे थोड़ी-सी स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं, वहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं। साथ में इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिज़नेस। देखिए बिज़नेस में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि कोई अगर खरीद रहा है तो सीधा है कि हाँ भाई, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, यही कंपनी इस नाम से बनाती है, दूसरी नहीं बना सकती। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, सीधा आप ऑर्डर दे रहे हैं तो उस तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं IPRS।
अब देखिए हो सकता है आपको लग रहा हो कितना ज़्यादा हार्ड हमारा ये टॉपिक रहेगा, जैसे नाम से भी हमें यहाँ पे हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको काफ़ी ईज़ी तरीके से हम आपको समझाएँगे जिससे एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इसको सेम नहीं, आप इसको बना के भी वहाँ पे लिख सकें। कब आप बना के लिखेंगे? जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं बौद्धिक संपत्तियाँ। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सीधा मतलब है जैसे कोई इंसान है, वो अपने माइंड में कुछ सोच रहा है, कुछ वहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है, उसकी कोई क्रिएशन है। तो वो जो उसकी क्रिएशन है, उसके माइंड की, वो उसकी अपनी संपत्ति होती है, उसी को वहाँ पे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ पे राइट्स वर्ड हमारे यहाँ पे क्यों लग रहा है? चलिए इसको समझ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द क्रिएशन ऑफ द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच हैज़ ए कमर्शियल एंड मोरल वैल्यू। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? हमारी एक क्रिएशन है माइंड की ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब किसी भी इंसान की, व्हिच हैज़ ए मोरल एंड कमर्शियल वैल्यू, जिसकी कमर्शियल और मोरल वैल्यू होती है। सेकंड पॉइंट में हमें और अच्छे से समझ में आएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू एन ऑथर फॉर यूटिलाइजिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर क्रिएशन। जैसे सपोज कीजिए कोई इंसान है, जैसे कोई पेंटिंग करने वाला है, जैसे आप देखते हैं ना मूवीज वगैरह में भी पेंटिंग क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जिनकी जो पेंटिंग है वो लाखों डॉलर में, अरबों में बिकती है। सिर्फ इसलिए बिकती है क्योंकि उनके जो माइंड की क्रिएशन है कुछ इस तरह की लोगों को अच्छी लगती है, भले ही समझ में ना आए, लेकिन वो बस नाम से ही बिकती है। तो इस तरह की क्या उनके अपने माइंड की क्रिएशन है जिसको उन्होंने पेज पर देखा और अपने माइंड की क्रिएशन को उतार दिया, वहां पे पेंटिंग बना दी। तो ये क्या है? उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उनको राइट्स हैं, देखिए उसको सेम कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर करता है तो इलीगल माना जाएगा। तो इससे वो क्या कर सकते हैं? वो राइट्स देते हैं ऑथर को कि यूटिलाइजिंग कर सके और उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकें अपनी क्रिएशन से। अब भाई महंगा उसको बेचना है अपनी क्रिएशन को, वहाँ पे पेज पे करके प्रिंटिंग करके, वहाँ मतलब क्या करके पेंटिंग करके, तो एक तरह से उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। तो एक तो हो जाता है हमारा ये। अच्छा सेकंड वे में इसको हम समझें, जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए ओला हो गया। ये ओला जो आजकल क्या होता है ऑनलाइन वगैरह हमें टैक्सी वगैरह मिल जाती है। तो जब ये फर्स्ट टाइम आई थी, जैसे क्या होता है भई इलेक्ट्रिकल हमारी इसकी स्कूटियाँ वगैरह हैं, तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो स्कूटी बनी थी, तो ऐसी तो नहीं बनी थी। एक बंदा जिसके माइंड में ये मतलब क्रिएशन आई और उसने अपनी कंपनी बनाई और ओला को वहाँ पे उसने लॉन्च किया। तो उसकी ना अपने माइंड की ये क्रिएशन है कि हाँ, भई ओला इसने बनाई है, तो उससे बेनिफिट लाभ उठा रहा है। तो इस तरह की जो अपनी क्रिएशन है उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसको राइट्स होते हैं। लेकिन राइट्स कब होंगे? जब वो उसको रजिस्टर्ड करा ले कि हाँ ठीक है, मैं इसको करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इसको सोचा था, मेरी ये क्रिएशन है। तो एक यहाँ पे कह सकते हैं ये शर्त होती है। तो ये हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे कॉपीराइट। आप यहाँ पे कॉपीराइट लगा दीजिए कि हाँ भाई मेरी क्रिएशन है और कोई इसको कॉपीराइट नहीं कर सकता। कोई करता है तो मतलब कॉपीराइट आपने लगाया हुआ, वो कॉपीराइट की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि सीधा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब का। जैसे यूट्यूबर्स लोग जो होते हैं, तो अपना वो कंटेंट डाल रहे हैं और वो नहीं चाहते दूसरा उसको यूज़ करे, तो अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे उसको कॉपीराइट वो दे सकते हैं। मतलब यूट्यूब ही दे देता है, लेकिन वो कुछ रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे उन्होंने लगा रखे हैं, जब भी वहाँ पे वो देता है। यहाँ पे हमारा पेटेंट्स क्या होता है, जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, उन्होंने एक न्यू ड्रग को डिस्कवर किया और उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया। अब जैसे 10-15 साल 20 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है, तो दूसरा जब तक उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये भी क्या एक तरह से किसी की क्रिएशन थी, जब उसकी डिस्कवरी खोज की गई थी, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेडमार्क। जैसे हमारी कुछ कंपनीज होती हैं, उनके अपने ट्रेडमार्क होते हैं। अब ये ट्रेडमार्क जब बनाए गए थे तो किसी के अपने माइंड की क्रिएशन थी, उसी से तो ये बनाए गए थे, अब कोई इनको कॉपी नहीं कर सकता। तो उनकी अपनी क्रिएशन है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये हो गया। अच्छा डिज़ाइन राइट्स, कुछ लोग होते हैं जिनके अपने मतलब माइंड में डिज़ाइन आया, उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया तो उसका राइट्स भी है उनको और कोई उसको सेम कॉपी नहीं कर सकता है। साथ में डाटाबेस राइट्स हो गया और यहाँ पे परफॉर्मेंस राइट्स हो गए। कुल मिला के इतने सारे जो एग्ज़ाम्पल हमने आपको दिए हैं सिर्फ़ इसलिए कि एक इंडिविजुअल जिसने अपने माइंड से कुछ सोचा उसकी क्रिएशन है, तो उसकी अपनी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक इस टॉपिक में कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। टॉपिक हम देख लेते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। भाई ये हमारा क्या होता है? जैसे कि इस हेडिंग से यहाँ पे हम समझें, अगर इमरजेंसी हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन में कुछ ऐसी हमारी दवाएं जो कि अनरजिस्टर्ड है, मार्केट में नहीं है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी कंडीशन डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसमें उन ड्रग के यूज करने की जो ऑथराइजेशन दी जाती है, परमिशन, उसको हम कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो ये हमारी किस तरह से होती है, फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ईवीए, is an authorization issued for unregistered drug and vaccines in a public health emergency। तो कह सकते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हमारी एक ऑथराइजेशन है जो कि इशू की जाती है अनरजिस्टर्ड ड्रग के लिए एंड साथ में वैक्सीन के लिए इन ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी।
अब देखिए अगर हमारी मार्केट में पहले से ड्रग्स है, वो अचानक से कोई बीमारी आई, वो दी जा रही है, तो वो हमारी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं है। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दी जाती है कुछ हमारी ऐसी अनरजिस्टर्ड ड्रग के लिए या हमारी वैक्सीन्स के लिए जो कि मार्केट में नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ अचानक से बीमारी है जिससे पब्लिक की हेल्थ कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उस कंडीशन में कोई कंपनी दावा करती है कि ठीक है हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास ड्रग है, इसको क्या है कि इस बीमारी में यूज़ किया जा सकता है, हमारी सेफ है, इफ़ेक्टिव है, बीमारी ट्रीट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हमारे एफडीए होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे मतलब उसको अप्रूवल देते हैं, ऑथराइजेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी भी कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं, काफ़ी चीज़ें चेक की जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि पूरी बिल्कुल ए टू जेड जैसे कोई हमारी ड्रग है, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल या टोटल हमारी सारी चीज़ें करके मार्केट में आती है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है एफडीए को, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक करती है एफडीए, उसके बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन देती है। क्योंकि इंसानों पे डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। जैसे कि द एफडीए में डिटरमाइन दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू रिलीज समथिंग फॉर यूज इन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, एफडीए होती है, वो डिटरमाइन करती है कि ये जो हमारी ड्रग यहाँ पे मतलब जिसको हम दे रहे हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है दे सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में, तो ये कुछ यहाँ पे मतलब कुछ किस तरह का इफेक्ट यहाँ पे देगी, जैसे इमरजेंसी में इवन इन लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सपोर्टिंग इट्स इफिकेसी एंड सेफ्टी। अब क्या है कि ये जो यहाँ पे डिटरमाइन किया जा रहा है यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में, तो सीधा हम कह सकते हैं जो एफडीए है वो काफ़ी सारी चीज़ें चेक करेगी, लेकिन कुछ हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को कंप्लीट सपोर्ट यहाँ पे नहीं करती है। फिर भी वहाँ पे क्या होता है, इसकी परमिशन दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन है। अब यहाँ पे कंडीशंस फॉर इशूइंग ईवीए, कुछ हमारे यहाँ पे कंडीशन हम देखेंगे जिनको यहाँ पे एफडीए क्या करती है, यहाँ पे देखती है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि परमिशन देती है इनके यूज़ की। जैसे द एफडीए में इशू ईवीए फॉर ए प्रोडक्ट इफ इट डिटरमाइन दैट, मतलब ये कुछ चीज़ें अगर डिटरमाइन कर लेती है तो यहाँ पे दे सकती है, जैसे द एजेंट मेंशन इन द इमरजेंसी डिक्लेरेशन में रिजल्ट इज सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और कंडीशन। मतलब कि सपोज कि जैसे कोरोना का हम बात कर लें, तो कोरोना वायरस जो था हमारे एक ऐसा एजेंट था, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो कि यहाँ पे कोरोना जो बीमारी है उसको कोज कर रहा था, हमारी लाइफ थ्रेटनिंग और हमारी एक ऐसी कंडीशन थी जो कि हमारी जानलेवा थी। तो अगर यहाँ पे जो हमारी एफडीए वो यहाँ पे डिटरमाइन कर रही है कि हमारा जो एजेंट है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कि कोई बीमारी कोज हुई है, इमरजेंसी कंडीशन यहाँ पे डिक्लेयर की गई है, तो वो ऐसी मतलब एक ऐसा एजेंट है जिसका जब यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा उसके इन्फेक्शन का, तो वो सीरियस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका अप्रूवल देगी। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें चेक की जाएंगी, जैसे द अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट में यूजफुल इन डायग्नोसिंग ट्रीटमेंट प्रिवेंटिंग ए सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। यहाँ पे एफडीए ये भी देखती है कि हमारी जो अवेलेबल साइंटिफिक रिसर्च पहले से अवेलेबल हैं, वो इंडिकेट करें कि जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको यहाँ पे इमरजेंसी ऑथराइजेशन दी जा रही है, ये हमारा एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि हमारे यूजफुल रहेगा। किसमें, डायग्नोसिंग में, मतलब कोई बीमारी जो यहाँ पे कोज हो रही पब्लिक हेल्थ में इमरजेंसी में, उसकी डायग्नोसिंग करने में, जाँच करने में, उसको ट्रीट करने में, प्रिवेंटिंग रोकने में, जो कि हमारी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है। तो ये सब चीज़ अगर इंडिकेट हो रही है वहाँ पे एफडीए को, तो वहाँ पे इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया जाता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। चलिए शॉर्ट में और हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं, हमारे जो यहाँ पे ईवीए है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, तो ये ना हमारी एक ऑथराइजेशन होती है, जो कि होती है हमारी अनरजिस्टर्ड ड्रग्स के लिए जो कि मार्केट में नहीं है, हमारी ऐसी वैक्सीन जो मार्केट में नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पे भाई जैसे हमारी कंट्री है, वहाँ पे कुछ किसी एक एरिया में कोई अचानक से ऐसी बीमारी कोज़ हो गई, लाइक जैसे कोरोना या और हमारी होती हैं, जो कि मतलब क्या है, कुछ उसका एजेंट ऐसे हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस कोज़ कर सकते हैं, मतलब सीरियस कंडीशन कोज़ कर सकते हैं, डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ हमारी अनरजिस्टर्ड ड्रग जो कि कोई कंपनी दावा करे, वैक्सीन या ड्रग, कि हाँ भाई ठीक है ये इसमें इफेक्टिव है, तो एफडीए कुछ जांचें कर लेती है और देख लेती है कि हाँ भाई ठीक है, हमारी साइंटिफिक रिसर्च ऐसे अवेलेबल है जिससे इंडिकेट हो रहा है कि ये जो यहाँ पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हम दे रहे हैं किसी ड्रग वैक्सीन के लिए, ये उसमें उसके डायग्नोसिंग में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में यहाँ पे इफेक्टिव हो सकती है, तो यहाँ पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी जाती है। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, फिर भी आपका कोई डाउट है पूरी यूनिट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप सीधा हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए इस यूनिट के नोट्स, यूनिट 14 यहाँ पे सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो इसके इसी तरह के अगर हैंड रिटन नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए तो आपको दिख रही होगी वेबसाइट www.easyfarms.com। आप इस वेबसाइट पर सीधा ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा गूगल पे इस नाम को सर्च कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी।
आप सीधा इस पे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, जो कि अगर आप इंग्लिश में स्टडी करते हैं तो इंग्लिश में ले सकते हैं, आप हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं तो उस लैंग्वेज में भी अवेलेबल हैं। तो नोट्स हमारे यही रहेंगे, लैंग्वेज हमने कन्वर्ट किए वहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो आप जिस लैंग्वेज में चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, अगर आपको मेहनत भाई अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है लेक्चर का, आपको फ़ायदा मिल रहा है इससे, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कॉलेज ग्रुप में कर सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिले। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।